Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। A warm welcome, Dr. Sharma. Thank you very much. आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेक। Domestic stocks fall around 0.5%. Sensex close below the 59,150 mark. Nifty settled below the 17,650 mark. Rupee weakened 89 paise against the US dollar and Brent crude prices rise to trade above $91 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, प्रमुख सूचकांक 0.5% नीचे आए। सेंसेक्स 59,150 के नीचे हुआ बंद। निफ्टी 17,650 के स्तर से नीचे फिसला। $1 की तुलना में रुपया हुआ 79 पैसे कमजोर। $1 की तुलना में रुपया हुआ 89 पैसे कमजोर और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $91 प्रति बैरल से ऊपर पहुंची। घरेलू शेयर बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि कारोबार सीमित दायरे में हुआ और अंत में प्रमुख सूचकांक लगभग आधी फीसदी गिरावट के साथ बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हुई गिरावट का असर घरेलू निवेशकों पर भी देखा गया। सेंसेक्स 59,150 से नीचे और निफ्टी 17,700 के स्तर से नीचे आकर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में आज 337 अंक यानी 0.57% घटकर 59,120 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 89 अंक यानी 0.5% फिसलकर 17,630 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो वहां पर सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.32% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.47% की वृद्धि हुई। The Sensex and the Nifty today fell around 0.5%. Both indices declined in sync with losses in the global share markets. The Sensex finished below the 59,150 mark while the Nifty settled near 17,700 level. The Sensex lost 337 points or 0.57% to close at 59,120 level. The Nifty also slipped 89 points or 0.5% to end at 17,630. In the broader market, at the BSE, the mid-cap index, however, rose 0.32% and the small-cap index ended 0.47% up. In the Sensex pack, 12 companies posted gains while 18 logged losses. Titan climbed 2.7%, Hindustan Unilever gained 2.65% and Asian Paints surged 2.4%. On the other hand, Power Grid tumbled 2.8%, HDFC Bank plunged 2.2% and Axis Bank declined 2.1%. Amongst the sectoral indices at the BSE, 10 sectors posted gains while 9 logged losses. FMCG sector gained 1.3%, consumer durable surged 1% and consumer discretionary added 0.9%. On the other hand, banking sector lost 1.4% while financial declined 1.2%. The overall breadth of the BSE trade was negative
as shares of 1,676 companies gained, while 1,764 fell. Shares of 149 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 89 पैसे कमजोर हुआ और अपने अब तक के न्यूनतम स्तर $80.86 पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.33% बढ़त के साथ 111 पर चल रहा था। डॉक्टर शर्मा, बाजार में हम आज की गतिविधि पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को? देखिए, जो फेड मूव है, जो कल यूएस फेडरल रिजर्व ने जो इंडिकेट किया कि अभी भी वो काफी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सिलसिला है वो जारी रहेगा, अभी वो काफी दूर है उसके क्लोज से, तो उससे मार्केट्स में काफी हलचल हुई है। थ्रू आउट द वर्ल्ड मार्केट्स काफी वॉलेटाइल रहे हैं आज, और ये इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में जो लिक्विडिटी की पोजीशन है वो काफी टाइट रह सकती है, जिससे कि मार्केट्स के ऊपर और भी ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि डॉलर के स्ट्रांग होने की वजह से जो रूपी में जो कंपैरेटिव जो रूपी को अंडरमाइन किया है डॉलर की एप्रिसिएशन में, उससे काफी ज्यादा इम्प्लीकेशंस हैं। क्योंकि एक तो अभी जो फेड का सिलसिला है रेट इंक्रीज करने का वो जारी है। आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन कब कंट्रोल में आता है वो डिपेंड करेगा कि कैसे मेजर्स इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए जाते हैं, या फिर ये लिक्विडिटी ड्रिवन ही रहेगा, या फिर इसके लिए कोई सरकार जो यूएस की इकोनॉमी है कुछ और मेजर्स लेके इसको कंट्रोल करने का प्रयत्न करेगी। और दूसरा, जो अगर हम अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे देखें तो ऑलरेडी हमारे आरबीआई ने रेट इंक्रीज किए हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन सबसाइड भी होना शुरू हो गया है। लेकिन ये जो इंटरनेशनली जो एडवांस्ड इकोनॉमीज में अभी इन्फ्लेशन काफी हाई स्तर पे है, उसके इम्प्लीकेशंस हमारे लिए अभी बाकी हैं। क्योंकि कैसे जैसे भी फेड इंक्रीज करता जाएगा तो उसका हमें भी उतना फैक्टर इन करने के लिए हमें भी अपने रेपो रेट में थोड़ा इजाफा करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से मार्केट्स में और हलचल देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि फंडामेंटली इंडिया की इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर ऑलरेडी स्ट्रांग, वी आर एंटिसिपेटिंग हायर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी फॉर द करंट ईयर। लेकिन जो ग्लोबल रिपरकशंस हैं, जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, उनकी वजह से जो हमारी मार्केट्स अंडरमाइन हुई हैं, और जो रूपी के ऊपर खास करके जो अब के निचले स्तर पे चला गया है, जो कि अभी रूपी का बहुत ही हाईएस्ट ये लेवल है जहां पे डेप्रिसिएशन का, तो ये एक चिंताजनक है। क्योंकि जब इतनी वॉलेटिलिटी होती है तो उसका बेनिफिट किसी को नहीं मिलता। खासकर जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं वो इस वॉलेटिलिटी में बहुत इम्पैक्ट होते हैं। Okay, from 80 to 86, it was the biggest single-day fall for the local unit since February 24, Dr. Sharma. Yes. Given the current pro-dollar and weak equity sentiment, do you expect RBI to focus on smoothening the move towards 81 over the next few sessions, or will it shift to trade in a higher 81 to 82 range over the medium term? I think this volatility or depreciation is momentary, and this is the passing phase. I don't see that rupee will again depreciate, and it will go again in the depreciated mode. But because of this Fed move and uncertainty in the global markets, the rupee is decelerating because of the capital outflow. But in the coming times, I think if the markets will be stabilizing on the back of various reforms and the economic growth prospects. But the shorter term is very, very uncertain. There may be more deceleration or more volatility in the rupee scenario. डॉक्टर शर्मा, हम आपका ध्यान बाजार में जो अपना घरेलू शेयर बाजार है उस पर आकृष्ट करना चाहेंगे। बेशक वैश्विक बाजारों में कई बार हमने देखा है कि बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन अपने यहाँ यानी भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत एशियाई बाजारों की तुलना में, यूरोप के बाजारों की तुलना में, या कह लें कि अमेरिका की तुलना में भी हमने कई बार बेहतर प्रदर्शन किया है। और अभी भी यदि हम आज के ही कारोबार को देखें तो छोटी और मझोली कंपनियों ने आउट परफॉर्म किया सेंसेक्स और निफ्टी पैक को, और एशियाई बाजारों की तुलना में भी हमारे यहाँ अपेक्षाकृत गिरावट कम देखने को मिल रही है। तो हमारी जो मजबूती है उसके पीछे क्या कारक हैं? देखिए,
देखिए, हमारी मजबूती कंपैरेटिव जो हमारी मजबूती है, जो रेजिलियंस है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो मार्केट्स ने पहले ही कुछ करेक्शन ली हुई है। पीछे के कुछ दिनों में मार्केट्स ने करेक्शन ली, चाहे वो थोड़ा वोलेटिलिटी रही, वापस रिकवर हुई, फिर डिसेलरेट हुई। तो और दूसरा जो ये फेड मूव है, ये एक्सपेक्टेड मूव थी, तो मार्केट्स ने पहले ज्यादातर इसको फैक्टर इन कर रखा था। और तीसरा, जो मार्केट्स ने ज्यादा डिसेलरेशन नहीं देखी, मार्केट्स में उतनी मैं उसको कहूंगा कि अनसर्टेनिटी नहीं देखी गई जितनी के दूसरे मार्केट्स में हुई है। उसका कारण है कि हमारा जो, जैसे मैंने पहले इंडिकेट किया कि मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वो काफी अच्छे नतीजे दे रहे हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा कि हमारा जो जीएसटी कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं, और हमारा आईआईपी भी काफी अच्छे पॉजिटिव मोड में ग्रो किया है पीछे के कुछ महीनों में, जैसे मई जून में। भले ही जुलाई में थोड़ा कम नंबर था, ये तो वॉलेटिलिटी रहती है किसी महीने में ज्यादा या कम, लेकिन पॉजिटिव मोड में ग्रो कर रहा है। उसके अलावा जो हमारा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, वो भी अच्छा है, और उधर से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो ओवरऑल कुल मिला के जो हमारा ग्रोथ रेट है, वो अभी भी 7% से ऊपर जो है एस्टिमेट किया गया है, अकॉर्डिंग टू द वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड आवर डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक प्रेस्टिजियस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो ग्रोथ एंटिसिपेशन है, वो बहुत ही पॉजिटिव मोड में है, जिसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर, जो मार्केट्स है उनके ऊपर कोई ऐसा ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से कोई ऐसा खराब असर ज्यादा नहीं आता है जिससे मार्केट्स में बहुत ही फ्री फॉल हो जाए। तो मार्केट्स संभल जाती हैं। एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर आता है कि जैसे कल फेड रेट ने अपना जो हाइक था वो इंडिकेट कर दिया, और जिसकी वजह से मार्केट्स में एकदम तो एक डिसेलरेशन देखी गई, जो कि एक पैनिक डिसेलरेशन होती है। उसके बाद जो बायर्स हैं वो आते हैं और मार्केट स्टेबलाइज हो जाती हैं। और दूसरा फैक्टर ये भी है कि आज ऑप्शंस का एक्सपायरी डे भी था, काफी सारे पोजीशंस रोल ओवर हुए, कुछ स्क्वेयर ऑफ हुए, तो जिसकी वजह से मार्केट्स में थोड़ा वॉलेटिलिटी रही। मार्केट्स ने कई बार अपसाइड और डाउनसाइड देखे हैं, लेकिन वो एक रेंज बाउंड था। कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं था कि जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं उसकी वजह से मार्केट्स के ऊपर इतना ज्यादा नेगेटिव असर आ गया है कि मार्केट्स जो है डिसेलरेशन मोड में ही एक बार चली गई हैं। तो मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेके फिर संभलती हुई दिखाई दी, जिसका इंडिकेशन ये है कि मार्केट्स में काफी स्ट्रेंथ है। अभी जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, भले ही वो उनका असर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्केट्स में अभी उतनी रेजिलियंस है कि उसको आगे टॉलरेट कर सकती है। Dr. Sharma, with the banking system liquidity slipping into a deficit and going forward, there is going to be a demand for funds as the festive season begins. Do you think it's likely that the RBI will take some major steps to ensure there is adequate liquidity in the system? Yes, that is desired, because we have to support our economy, we have to support our growth rate. So that's why the liquidity in the system is needed, which is now turned in deficit from the, I think, 3-4 years of the surplus liquidity now, and that is in the deficit. So that is a worrying factor for the consumption demand, because if the liquidity is in the deficit mode, then the consumption demand will not be supported, and there may be further impact on the growth numbers and the demand scenario. So that has to be looked in, and I think RBI definitely will take some measures to enhance the liquidity aspect in the coming time policy environment. Though there may be some stability or some hike in repo rate, but the liquidity, to infuse the liquidity, RBI will take some strong measures to enhance the liquidity environment. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। अमेरिका में महंगाई पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में बढ़ोतरी की आशंकाओं के बीच एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख मुख्य रूप से देखा गया। सिंगापुर को छोड़कर अन्य सभी स्थानों में बिकवाली तेज रही। हांगकांग का हेंगसेंग 1.7% घाटे के साथ बंद हुआ। जापान का निक्की 225 और दक्षिण कोरिया के कोस्पी दोनों सूचकांकों में 0.6% की गिरावट हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.3% नीचे आकर बंद हुआ। उधर निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से
सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.04% लाभ के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान वहां समाचार तैयार किए जाने तक नरमी बनी हुई थी। लंदन का FTSE 100 0.5% घाटे में चल रहा था। फ्रांस का CAC 40 और जर्मनी के डैक्स दोनों सूचकांकों में 1.2% की गिरावट देखी जा रही थी। The Wall Street's main indices seesawed before slumping in the final 30 minutes of trading to end low yesterday as investors digested another supersized Federal Reserve hike and its commitment to keep up increases into 2023 to fight inflation. The Dow Jones Industrial Average fell 522 points or 1.7% to trade at 30,184 level, while the S&P 500 index declined 66 points or 1.7% to trade at 3,790 level, and Nasdaq Composite Index was trading 205 points or 1.8% down at 11,220 level. Dr. Sharma, this was, of course, as we read out, a super-sized Federal Reserve hike, and there seems to be no stopping because it will continue into 2023 and also in 2024 in all likelihood, because they want to bring the inflation down to 2% level. So how is the world going to cope with these hikes? I think there will be more volatility in the international markets, in the international financial markets, stock markets, and the markets which are totally liquidity driven, like the growth is liquidity driven, and they support the economy through the liquidity system. Those markets will be more impacted. But in Indian scenario, I think we have strong macro economy, and we have growth prospects, and we have a good growth trajectory in the IIP numbers, exports and infrastructure development. And we have a lot of plans for our infrastructure expansion, and government has funded, and there is a NIP, National Infrastructure Plan, which is to provide the liquidity for the infrastructure development. So I think all these factors will support our markets, and there will be strong support from the macroeconomic fundamentals to move forward and to become more and more resilient in the coming times, though global headwinds will remain till the inflation is under control in the US. That is their target of 2%, and that will happen, I think, after many quarters, because currently the ongoing geopolitical developments are still in the action, and inflation in the shorter term is not seen in deceleration mode. So going forward, if the inflation is remaining strong in the US economy, and that takes at around 3-4 quarters more to come under the actual control of 2%, then there may be more hikes in the Fed rate that will impact the global markets liquidity and create uncertainty. But our markets will remain steady on the back of various reforms and strong fundamentals. Dr. Sharma, Jeremy Powell yesterday said that before the Fed's policymakers would consider halting their rate hikes, they would have to see continued slow growth, a modest increase in unemployment, and clear evidence that inflation is moving back to the 2%. So, bringing down inflation is more important, or if I may say, at the cost of growth. I think now their focus is to control the inflation firstly, because inflation tolerance is not there. Inflation is many decades high. So the major focus of the US economy, US policy makers, is to control the inflation trajectory, which is going up and not coming down. And though they increased the Fed rate since March 2022, but still the inflation is not coming in any control. So that's why I think they are more worried about the price hike, which is impacting their economy in the middle to long term. So they will not tolerate inflation at such a high juncture, high trajectory, but they will try to control it again and again, and to come under the ambit of 2%, which is their comfortable trajectory to tolerate the inflation.
डॉक्टर शर्मा, आपने भी चर्चा की सुधारों की और कह लें कि जो वित्तीय उपाय किए जाते हैं अपने यहाँ अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने के लिए और फिर से यानी विकास के पथ पर और तेज गति से चलाने के लिए, ऐसे में कौन कौन से सुधार आपको लगते हैं कि अपेक्षित हैं, जिन पर यदि कदम उठाए जाएं तो हम अधिक तेज गति से विकास कर सकेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने जो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए जो मेजर्स लिए, खासकर जो एक्साइज ड्यूटीज में सरकार ने रैशनलाइज किया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन, अगर हम देखें इंडिया का जो ट्रैजेक्टरी है, इन्फ्लेशन जो पीक रेट से काफी कंट्रोल में आ चुका है। जो इन्फ्लेशन है इंडिया में वो पीक कर चुका है। अभी जो इन्फ्लेशन में थोड़ा अनसर्टेनिटी या थोड़ी वॉलिटिलिटी रहती है, कभी अभी जैसे लास्ट इन्फ्लेशन जो था सीपीआई सेगमेंट में थोड़ा 0.3% से इंक्रीज हुआ, बट इन्फ्लेशन जो उसका हाई जो पीक था उससे काफी नीचे है, अभी 7% के आसपास है। तो इन्फ्लेशन का पीक था 7.8%, जो कि मेरे ख्याल से अप्रैल मई के महीने में हुआ था, तो उससे काफी नीचे है। और हमारा जो पॉलिसी रेट है, जो रेपो रेट इंक्रीज किया, वो भी काफी इफेक्टिव रहा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को हम काफी सिग्निफिकेंट लेवल से हम नीचे लेके आ पाए, और उसकी इफेक्टिवनेस जो इन्फ्लेशन का पीक रेट था उससे हम इन्फ्लेशन को 80 पॉइंट्स नीचे कर चुके हैं, मतलब 80 बेसिस पॉइंट, 7.8 से 7%। तो ये एक अच्छा इफेक्टिव पॉलिसी इन्वायरमेंट है। और दूसरा, अगर हम गवर्नमेंट की साइड से देखें तो सरकार ने एक्साइज ड्यूटीज को रैशनलाइज किया, जिसकी वजह से, और एक कोलैबोरेटिव जो एफर्ट था वो सरकार का और आरबीआई का, उसके काफी अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट हमें मिले। और अगर हम ग्रोथ मोमेंटम देखें तो सरकार का एक निरंतर प्रयास पीछे के काफी वर्षों से यही रहा है कि ग्रोथ को हम और सुदृढ़ और स्ट्रांग करें, और सरकार ने उसके लिए हर एक, आई थिंक कोई महीना ऐसा खाली नहीं गया जहां पे सरकार ने नए सुधारों की तरफ ध्यान ना दिया हो। चाहे वो अगर हम मेक इन इंडिया से आगे देखें तो बहुत सारी रिफॉर्म्स स्टार्टअप्स के लिए, और फिर अभी जो रिसेंट रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि सरकार ने अपनी न्यू लॉजिस्टिक्स पॉलिसी अनाउंस की है, जिसका टारगेट है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करके लेके आना। जो अभी 13-14% है, उसको हम 10% के नीचे लेके आना चाहते हैं, और एक्चुअल जो आइडियल कॉस्ट है उसको 6-7% तक हमारा जो लक्ष्य रहेगा उसको लेके आने का। तो मेरा कहना है कि हर एक जो रिफॉर्म्स की ट्राजेक्टरी है वो कभी खत्म नहीं होगी, और सरकार निरंतर उसमें रिफॉर्म्स कर रही है। तो जिसका भरपूर जो लाभ है, जो अभी हमने देखा है कि इतने हेडविंड्स में और इतने डिफिकल्ट टाइम में, कोरोना के टाइम पे भी जो हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत जल्दी रिकवर की, जबकि बहुत सारी इकोनॉमीज ने बहुत स्टिमुलस दिए, लेकिन हमारे जो इकोनॉमी थी वो एक क्वार्टर के बाद ही पॉजिटिव मोड में आ गई थी। तो एक बहुत ही जो रिफॉर्म्स का एक बहुत मेजर पुश जो ग्रोथ को मिला है, वो बहुत ही सराहनीय है। So, Dr. Sharma, I also would like to point to you today that the Bank of England, in an attempt to fight economic recession prevailing in the country, has raised its key interest rates to 2.25% from 1.75% today. The Bank of England estimates that Britain's economy will shrink 0.1% in the third quarter. And by the way, this is the 7th consecutive rise, and which takes UK's interest rates to a level last seen in 2008. How do you view this? Yes. As I already mentioned that advanced economies are in the increasing speed. They are increasing the policy rate. So I think that will continue for next many quarters, so that their price pressures are coming under control and the economies are able to recover strongly in the medium to long term trajectory. But recently, the current scenario is very, very difficult, and because last 2-3 years were impacted by the pandemic coronavirus, that's why the liquidity driven growth was there, liquidity driven recovery was there. But now the demand for goods and services have been increased, and that's why the price pressures are there. So they have to control the price pressure so that the long-term growth trajectory becomes resilient and strong. So that's why the economic structures and the structural reforms, particularly in the financial segments, are taking place again and again. डॉक्टर शर्मा, अभी आपने चर्चा की कि दुनिया भर में जो
तरलता को रोकने के, सोखने के उपाय किए जा रहे हैं, उसमें हमारा निर्यात किस रूप में प्रभावित होता आपको दिख रहा है? कोरोना पीरियड में कुछ क्षेत्रों में हमारा उल्लेखनीय प्रदर्शन निर्यात के मोर्चे पर रहा, लेकिन अब जबकि दुनिया की कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ रही हैं, मंदी के आसार हैं, वैसे में हमारा निर्यात किस रूप में प्रभावित होगा और क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? देखिए, जो हमारा निर्यात है उसके मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना पीरियड में भी हमारा जो निर्यात था उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं हुआ था। हमारा खाली 7-8% का ही डिसेलरेट हुआ। कोई ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ था कि बहुत ज्यादा फ्री फॉल हमारे एक्सपोर्ट में हुआ, और उसके बाद हम बहुत जल्दी ही रिकवर किए। और हमारी जो सपोर्ट है, क्योंकि खासकर जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है उसमें जो डोमेस्टिक कंजम्पशन लेवल की वस्तुएं बहुत हैं, और जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि एग्री एंड फूड प्रोडक्ट्स जो डिफिकल्ट टाइम में भी या फिर जो रिसेशन के टाइम में भी जो इकोनॉमीज हैं उनको इनके ऊपर निर्भर रहना ही पड़ता है। लास्ट ईयर हमने $50 अरब का एक्सपोर्ट किया एग्री एंड फूड प्रोडक्ट्स में, जो कि एक सराहनीय एक फिगर है जो $50 अरब का। उससे पहले हमारा 42-43 अरब था कोरोना के पीरियड में। तो हमारे कुछ ऐसे सपोर्टिव एक्सपोर्ट्स हैं जो कि हमारे एक्सपोर्ट ट्राजेक्टरी को ऊपर बनाए रखेंगे। जैसे फार्मास्यूटिकल का, दवाइयों का जो एक्सपोर्ट है उसमें चाहे वो जितना भी डिफिकल्ट टाइम हो तो इन चीजों का जो डिमांड है वो कम नहीं होती है। खाने पीने की चीजें हैं, जैसे जो वस्तु है एग्री एंड फूड प्रोडक्ट्स की जो चीजें हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, तो ऐसे, और जो टेक्सटाइल्स में, तो ऐसी कुछ ऐसी जो रोजमर्रा की जो घरेलू रोजमर्रा के काम में आने वाली जो वस्तुएं हैं उनका एक्सपोर्ट हमारा काफी ज्यादा है, जो कि हमें डिफिकल्ट टाइम में भी सपोर्ट करता है कि हम अपना ट्राजेक्टरी को मेंटेन कर पाते हैं, भले ही थोड़ा बहुत गिरावट उसमें रहता है। तो इस साल भी जो सरकार का लक्ष्य है जो हमने $500 अरब का रखा हुआ है, तो हम समझते हैं कि हम उसको अचीव कर पाएंगे, और वो अचीवेबल है। जो करंट एनवायरनमेंट है चाहे वो ग्लोबली डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी जो हमारी रेजिलियंस है एक्सपोर्ट ट्राजेक्टरी में वो बनी रहे। Moving on, the oil prices rose today after sliding about 1% in the previous session on the prospect of higher Chinese demand and geopolitical risks. In intraday trade, Brent crude was trading at $91.26 per barrel, while WTI crude prices were at $84.35 per barrel. चलते हैं सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य आज अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 439 रुपए की बढ़त के साथ 49,882 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। उधर दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी 679 रुपए की मजबूती से 57,977 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,679.90 प्रति औंस पर था। चांदी भी मजबूती के साथ $19.65 प्रति औंस पर चल रही थी। यहां पर बहुत संक्षेप में आपसे हम सोने पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। आने वाले दिनों में सोना किस दिशा में जाता दिख रहा और क्या निवेश के लिए या त्योहारों पर खरीद के लिए क्या आसार हैं इसके? देखिए, सोने में मैं कोई बड़ी गिरावट, चाहे डॉलर स्ट्रेंथ हुआ है, लेकिन कोई बड़ी गिरावट की कोई ऐसी अपेक्षा तो नहीं है। जो प्राइसेस हैं वो मेंटेन रहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि ज्यादा तेज गति से ऊपर जाने के आसार बहुत कम है, क्योंकि अभी जो लिक्विडिटी स्क्वीज हुआ है और जो डॉलर स्ट्रांग हुआ है उसकी वजह से थोड़े शॉर्ट पीरियड में थोड़ा असर रहेगा गोल्ड प्राइसेस के ऊपर। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you for being with us, Dr. Sharma. And before we close the headlines once again, domestic stocks fall around 0.5%. Sensex closed below the 59,150 mark. Nifty settled below the 17,650 mark. Rupee weakened 89 paise against the US dollar, and Brent crude prices rise to trade above $91 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.